हेलो एवरीवन, दिस इज मान टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास ईबीएम सब्जेक्ट फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड क्वेश्चन जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल हो। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको जीईजी के तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड है। आप फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब है कि ये बेसिकली होता है, ठीक है। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल की हेल्प देंगे। तो मान के चलो एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, जो कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनाती है, और इन दोनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसके पास सिर्फ और सिर्फ है 50 लाख, ठीक है। इस 50 लाख रुपए से ये या तो 100 ए प्रोडक्ट बना सकती है, या फिर 200 बी प्रोडक्ट बना, या फिर 150 ए प्रोडक्ट बना सकती है और 150 ही बी प्रोडक्ट बना सकती है, या फिर 200 ए प्रोडक्ट बना सकती है और 100 बी प्रोडक्ट, ठीक है। अब कंपनी के लिए जरूरी है कि वो इनमें से एक ऐसा कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करे जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट हो, क्योंकि देखो हर कंपनी चाहती है कि वो अपने लिमिटेड रिस्क को अच्छे तरीके से करे, ताकि उसका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। क्या हो? मैक्सिमम हो। तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग ये एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो कि हमें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑप्टिमल यानी कि अच्छे तरीके से यूज करने में हेल्प करता है, ताकि हमारा जो प्रॉफिट हो वो यहाँ पर मैक्सिमाइज हो सके। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हम यहाँ पर कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है, और उसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमल वे में यूज कर सकते हैं, ताकि हमारा जो प्रॉफिट हो वो यहाँ पर मैक्सिमम। क्लियर है? जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं तो वहां पर हम कुछ इक्वेशंस बनाते हैं और उन इक्वेशंस को कुछ नाम देते हैं। जैसे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि इस XYZ लिमिटेड कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव होता है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक इक्वेशन बनाते हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, जिसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ये है कि इनमें से एक ऐसा कॉम्बिनेशन चूज किया जाए ए और बी प्रोडक्ट का, जिससे हम प्रोड्यूस करें और हमारा जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम। क्लियर है? ठीक है। जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दो तरीके के होते हैं। एक होता है मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमाइज के अंदर आता है कि हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम तक लेके जाना है, उसको इंक्रीज करना है, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करने के अंदर हम अपने कॉस्ट को जो है कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर हमें अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो हमें अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, जिससे हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज। तो जब भी हम लीनियर प्रोग्राम की बात करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो दो तरीके का हो सकता है। एक होता है मैक्सिमाइज करना यानी कि मैक्सिमम करना, और दूसरा होता है हमारा मिनिमाइज। क्लियर है आपको? उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर जो भी लिमिटेशंस होती है, जैसे कि आप देखोगे कि XYZ लिमिटेड कंपनी की एक लिमिटेशन है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 50 लाख रुपए ही है, वो इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकती है। तो ये जो लिमिटेशन होती है इसको हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? कंस्ट्रेंट, या फिर आप इसको सिंपल लिमिटेशन भी जो है वो कह देते हैं, और इसको भी हम इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो शो कर। क्लियर है आपको? अब ये तो एक ही लिमिटेशन है, दूसरी लिमिटेशन भी हो सकती है कि हमारे पास जो लेबर आर है वो फिक्स है। एक लेबर सिर्फ यहाँ पर 8 घंटे ही काम कर सकता है, और इस 8 घंटे में हमें ए प्रोडक्ट भी बनाना है और बी प्रोडक्ट भी बनाना है। तो ये जो लिमिटेशंस होते हैं ना, इसको भी हम इक्वेशन की फॉर्म में शो करते हैं, और ये जो इक्वेशंस बनती है उनको हम कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम इन दोनों इक्वेशन को बनाना
और इनको सॉल्व करना सीखेंगे ताकि हमें पता लग सके कि लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे यूजफुल रहता है। तो आई होप आपको मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर हम कंक्लूड करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल मॉडल है, टूल है, जिसकी हेल्प से हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑप्टिमल वे में अच्छे तरीके से यूज कर पाते हैं ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर मैक्सिमम। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोग्राम, में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो प्रॉपर तरीके से, बेस्ट तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग को डिस्क्राइब कर रही है। पहला, ए मेथड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन विद मल्टीपल, यानी कि ये सिंपल सा मेथड होता है जिससे हम कॉम्प्लेक्स को सॉल्व कर पाते। या फिर ए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल यूज्ड टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न इन डाटा, ये एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है जिसकी हेल्प से एक पर्टिकुलर डाटा के अंदर क्या पैटर्न है, जो डाटा है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में हम पता लगा पाते हैं। या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटाबेसेस, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिससे हम डाटाबेसेस को मैनेज जो है वो कर पाते हैं या फिर क्रिएट कर पाते हैं। या फिर मैथमेटिकल टेक्निक फॉर ऑप्टिमाइजिंग द लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू लीनियर कंस्ट्रेंट, यानी कि एक मैथमेटिकल टेक्निक होता है जहां पर हम अपने लीनियर लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि कंस्ट्रेंट को यूज करके ऑप्टिमल वे में रिसोर्सेज को यूज करते हैं, और ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो अचीव हो सके, उसको हम ऑप्टिमल कर सके। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। ये मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने में हमारी हेल्प करता है लिमिटेशंस के साथ। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पर, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन लीनियर फंक्शन रिप्रेजेंट, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में बताया, तो आपने फटाफट से इसका आंसर जो है वो करना है। ऑप्शन ए कह रहा है द कॉस्ट ऑफ रिसोर्स, यानी कि अगर आप यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो वहां पर जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो उसकी जो कॉस्ट है उसको आप कहते हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। या फिर द क्वांटिटी टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, या फिर वो क्वांटिटी जिसको आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो या फिर मिनिमाइज। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जैसे प्रॉफिट, ठीक है, जो प्रॉफिट की क्वांटिटी है उसको हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, यानी कि अगर 50 लाख प्रॉफिट है तो इसे हम 100 लाख यहाँ पर जो है वो करना चाहते हैं, तो ये क्वांटिटी ही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगी। इसके ऑपोजिट जो कॉस्ट होती है उसकी क्वांटिटी को हम कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा भी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व, जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं। या फिर द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कंपोनेंट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें से कौन सी हमारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रामिंग। तो पहला कंपोनेंट है यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल। इसके बारे में क्या बता रहा है, डिसीजन वेरिएबल्स आर वेरिएबल वोज वैल्यूज नीड टू बी डिटरमाइंड टू ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट। तो डिसीजन वेरिएबल होते हैं क्या है, इसका मतलब बताऊं तो सिंपली देखो, ऐसे वेरिएबल, ठीक है, ऐसे वेरिएबल जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो अचीव हो सके। जैसे एग्जांपल से मान के चलो ए और बी पर इनकी जो क्वांटिटी है, यानी कि इसको कितना हमें प्रोड्यूस करना है, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ये हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो। तो ए और बी हमारा क्या है, डिसीजन वेरिएबल है जिसके रिगार्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। हम ले सकते हैं डिसीजन कितना हमें ए प्रोडक्ट उगाना है, प्रोड्यूस करना है, और कितना हमें बी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस, ठीक है। तो सिंपल भाषा में कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग हम कोई डिसीजन ले सकते हैं, वो हमारा डिसीजन वेरिएबल होता है, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने में काफी हेल्पफुल। उसके बाद नेक्स्ट, कंस्ट्रेंट्स आर रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन ऑन द वेरिएबल। तो कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन, जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन होते हैं डिसीजन वेरिएबल पे, और इसको हम लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज में शो कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। कंस्ट्रेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, जो लिमिटेशन है, जैसे 50 लाख रुपए, ठीक है, यहाँ पर 50 लाख रुपए, तो इससे हम इन दो प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरह की लिमिटेशन एंड डिसीजन वेरिएबल्स के ऊपर, और ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रेंट जो है वो। उसके बाद बात करते हैं फिजिबल रीजन की। फिजिबल रीजन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल दैट सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब फिजिबल रीजन क्या होता है, मैं पहले मीनिंग बता देता हूँ, फिर बात करेंगे ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो सिंपली देखो, जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफ्स का, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कुछ डायग्राम्स बनती है, ठीक है, जहां पर ये जो दो लाइनें, ठीक है, वो हमारा फिजिबल रीजन जो है वो कहलाता है। जैसे ये वाला हमारा क्या है, यहाँ पर
फिजिबल रीजन। ठीक है, अब ये जो फिजिबल रीजन है बेसिकली क्या शो करता है, वो सारे कॉम्बिनेशन जो कि हम अपने रिसोर्स करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा 50 लाख रुपए था, हमने देखा था कि ए प्रोडक्ट उग सकता है, प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारा 100 और साथ में 200 बी प्रोडक्ट, 150 ए प्रोडक्ट, 150 बी प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद 200 ए प्रोडक्ट और 100 बी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पॉसिबल सोल्यूशन है, पॉसिबल वैल्यूज है हमारे डिसीजन वेरिएबल्स की, इन सभी को हम फिजिबल रीजन जो है वो, ठीक है, और इनमें से ही हमें एक कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर ये जब हम इन सभी को ग्राफ में पुट करेंगे ना, तो ये हमारा फिजिबल रीजन जो है के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा दूँ, तो छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर फिजिबल रीजन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा जो ऑप्टिमल है कॉम्बिनेशन है वो कहलाएगा। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट ही हमारे करेक्ट है, और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लीनियर प्रोग्रामिंग के। जब तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा ये करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हम खुद से यहाँ पर इक्वेशन को बनाना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल है वो है, व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर अ कंपनी एमिंग टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग टू प्रोडक्ट ए एंड बी गिवन दैट प्रॉफिट पर ए 10, प्रॉफिट बी के ऊपर कितना है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में क्वेश्चन को समझाऊं तो कंपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है। ठीक है, उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो बनाना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कौन से है, ए, और ए के ऊपर जो प्रॉफिट है वो कितना है, यहाँ पर 10, बी के ऊपर कितना है 15 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनता है, तो सिंपली देखो, जेड इज इक्वल टू हमारा जो प्रॉफिट है 10 ए प्लस हमारा यहाँ पर 15। ठीक है, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव। कैसे बना ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन। तो जेड हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है मैक्सिमाइज से, मतलब कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज। देखो प्रॉफिट क्या है, ए के ऊपर हमें कितना मिल रहा है, बी के बी प्रोडक्ट के ऊपर कितना मिल रहा है 15। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये वैल्यूज पता करनी है कि ए की कितनी क्वांटिटीज हम प्रोड्यूस करें और बी की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर हो सके। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, और मान के चलो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो जो वैल्यू ए की है वो कितना है 10 है, और जो बी है वो कितना है 20 है। तो अगर मैं 10 की वैल्यू यहाँ पर पुट करूं और 15 की वैल्यू यहाँ पर पुट करूं, ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, और ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 300। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना है, यहाँ पर 4 है। तो जब भी हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बनाने को कहा जाए तो सिंपली हमें देखना है कि हमें प्रॉफिट से हमारे यहाँ पर ए के ऊपर 10 मिल रहा है तो हमें 10 ए लिखना है, बी के ऊपर हमें 15 मिल रहा है तो 15 लिखना है, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव के तैयार हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट। हमारा क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट को ही तो मैक्सिमाइज करना है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर हमारे दोनों प्रोडक्ट के प्रॉफिट ही आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्स 2 hours ऑफ मशीन टाइम एंड 1 hour ऑफ लेबर, व्हाइल प्रोडक्ट वाई रिक्वायर्स 3 hours ऑफ टाइम and 2 hours of labor. If the facility has total 100 hours time and 80 hours of labor available, what are the constraint equation? This is ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या बनाया था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया था। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था हमें कंस्ट्रेंट्स की जो लिमिटेशंस है उसकी यहाँ पर इक्वेशन जो है वो बनानी। ठीक है, तो पहली चीज आपको देखनी है कि अगर आप प्रोडक्ट एक्स को बनाते तो उसमें क्या है कि आपको 2 घंटे मशीन का टाइम चाहिए और 1 घंटा जो है वो लेबर का चाहिए, और वाई के केस में 3 घंटे मशीन टाइम और 2 घंटे लेबर टाइम। अब आप इस आपकी लिमिटेशन क्या है कि जो टोटल हमारे मशीन आवर्स है वो कितने हैं 100, यानी कि आप 100 आवर्स के अंदर ए और दो प्रोडक्ट, ठीक है, हमारे एक्स और वाई प्रोडक्ट दोनों को जो है वो बना सकते हो, यानी कि आपके पास अनलिमिटेड आवर्स नहीं है। इसी में आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि कितने घंटे आपको एक्स प्रोडक्ट को देने हैं और कितने घंटे आपको वाई प्रोडक्ट के देने हैं। ऐसे ही जो लेबर के आवर्स है वो भी फिक्स है, वो कितनी है 80 आवर्स। ठीक है, ये भी अनलिमिटेड नहीं है, तो ये भी क्या है कंस्ट्रेंट। अब इसकी इक्वेशन क्या बने, इसकी यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी वो हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस। ठीक है, तो सिंपली देखो, अगर हम एक्स की बात करें, अगर हम यहाँ पर एक्स की बात करें तो उसका मशीन टाइम कितना है यहाँ पर 2 आवर्स है, तो 2x प्लस उसके बाद अगर हम यहाँ पर लेबर आवर की जो y है, ठीक है, यहाँ पर y है उसकी बात करें तो उसका कितना है मशीन आवर यहाँ पर 3 आवर्स। ठीक है, इजिकल टू हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर टोटल 100 आवर्स। सिंपल अगर फिर से समझाऊं, फिर से बता दूं, देखो एक्स प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए 2 घंटे चाहिए तो 2x लिख दिया। उसके बाद 3x वाई प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें 3 घंटे चाहिए तो मैंने यहाँ पर 3y लिख दिया, और टोटल घंटे हमारे पास कितने अवेलेबल है यहाँ पर 100 आवर्स। ठीक है, तो हम 100 आवर्स में यहाँ पर इनकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को ही यहाँ पर बना सकते हैं। तो पहली जो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन बनी है वो हमारी ये वाली। ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट देखो क्या है, अगर हम लेबर आवर्स की बात, तो जो लेबर है एक्स के केस में वो कितना है 1, तो 1x लेंगे। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट वाई है वहां पर 2 है, 2y आ जाएगा। और मैक्सिमम कितने हमारे 80 आवर्स है, ठीक है, तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट, ठीक है। तो सिंपली आपको देखना है कि हमारी लिमिटेशन क्या है, ठीक है, और उससे आप कंस्ट्रेंट की इक्वेशन बना सकते हो। तो पहली लिमिटेशन थी कि 100 आवर्स ऑफ मशीन है, उसमें हमें एक्स प्रोडक्ट को भी बनाना है और बी प्रोडक्ट को भी जो है वाई प्रोडक्ट को भी बनाना है, ठीक है। तो एक्स को अगर 2 घंटे लगते हैं तो हम इसको 2x लिख देंगे, और अगर वाई को 3 घंटे लगते हैं तो इसको 3y लिख देंगे, और इजिकल टू 100 आवर्स, ठीक है, इजिकल टू लेस देन इक्वल टू 100 आवर्स। अब यहाँ पर हमें वो क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेनी, जिससे हम 100 आवर्स में ये दोनों को प्रोडक्ट को जो है वो उगा सकते, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कंपनी प्रोड्यूसर्स टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई विच रिक्वायर प्रोसेसिंग टाइम टू डिपार्टमेंट, द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन 24x and 15 for y. If the solution to the linear programming problem shows the optimal 50 units x and 30 units of y, what is the maximum contribution? क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है हमारा एक्स और एक है वाई। एक्स के ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो कितना है हमारा 20 होता है, कंट्रीब्यूशन का मतलब प्रॉफिट ही होता है, और वाई के ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो हमारा 15 हो, ठीक है। हमने लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज किया, इस प्रॉब्लम को किया, और जो ऑप्टिमल सोल्यूशन निकल के रहा है वो ये है कि अगर आप एक्स की 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो और वाई की 30 प्रोड्यूस करते हो तो आपको मैक्स प्रॉफिट जो है वो मिलने वाला है। तो हमें सिंपली यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा वो हमें पता करना। क्वेश्चन ने बता दिया कि आपको ये सॉल्यूशन यूज करो, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, पर कितना मिलेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या बनेगा, z इजिकल टू 20x प्लस हमारा यहाँ पर 15y, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हमें वैल्यूज गिवन है, 20x की वैल्यू कितनी गिवन है कि आप 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, ठीक है, और 15y की वैल्यू कितनी गिवन है कि आप इसको 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, तो 30 आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करोगे तो 20 इंटू 50 ये कितना आया 1, उसके बाद 15 इंटू 30 ये कितना आया 450, और जब आप इसको प्लस करोगे 1000 तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1400, ठीक है। तो 1400, तो आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन में मैक्सिमम प्रॉफिट लिया जाए तो आप आसानी से यहाँ पर आंसर कर, ठीक है। बस आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बनाना है, ठीक है। तो क्या आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है, एक बार मेरे को चैट बॉक्स करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बड़ा है, ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिंपल लैंग्वेज में आने वाला है। तो आपने बस ध्यान से देखना है कि क्या कौन सी चीजें कैसे। तो यहाँ पर एक कंपनी है जो कि ए और बी प्रोडक्ट को बनाती है, और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, पॉलिशिंग करनी, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन जो है प्रोडक्ट ए का है वो है 6, और जो प्रोडक्ट बी है उसका 8। हमने क्या किया, इसको ग्राफ पे प्लॉट, मतलब कि हमने इसको ग्राफ पे शो किया, और हमने कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट किए दोनों प्रोडक्ट। एक है, देखो क्या है कि ए की हमें 80 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, बी की 50, और ए की 30 या फिर बी की 5, फिर उसके बाद ए की 35 और बी की 0। ये तीन कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट की कर। अब हमें पता करना कि इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कमा के देगा। कहने का मतलब क्या है कि हमने ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स का यूज करके, लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और तीन पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किए, तीन कॉम्बिनेशन फाइंड आउट किए, प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के देगा, यानी कि ऑप्टिमल वे में हमारे ऑब्जेक्टिव को ऑप्टिमाइज जो है वो करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए हमें हर एक की वैल्यू जो है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में फिल करनी पड़ेगी, और देखना पड़ेगा कि किससे कितना प्रॉफिट जो है वो कमाया जा रहा है, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बनाना जरूरी। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर बनाते हैं जेड इजिकल टू हमारा यहाँ पर 6a, उसके बाद हमारा 8, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमें 6 प्रॉफिट मिल रहा है और इसके ऊपर हमें 8 रुपए का प्रॉफिट। पहला कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ए है 8 और बी है 15। तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। तो ए की कितनी है हमारी 8 की 8, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, एक साथ सॉल्व कर लेंगे, दूसरी दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पर। तो 6 ए की दूसरे में कितना है 30, बी की 5। थर्ड सोल्यूशन के अंदर जो ए है उसकी 35 और बी की 0, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर, थोड़ी सी यहाँ पर लाइटिंग की वजह से दिक्कत है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 6 इंटू 8, ये आ गया 48, फिर उसके बाद 8 इंटू 15, 8 इंटू 15, तो ये कितना आ गया 1, ठीक है। जब आप इसको सम करोगे तो 48 प्लस 120, तो जो पहला कॉम्बिनेशन है उससे प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ हमें
168 का आ रहा है पहला जो कॉम्बिनेशन है। दूसरे का अगर हम देखें यहाँ पर दूसरे का तो 6 इंटू 30 ये 180 आ रहा है, प्लस उसके बाद 8 इंटू 5 ये कितना आ रहा है 40 आ रहा है। ठीक है, इसको अगर हम सम करेंगे तो ये हमारा दूसरे का 2 आ रहा है। तीसरे का पता करते हैं, इसका तो सिर्फ ए ही है तो 635, ये तो हमारा 210 है। तो जो कॉम्बिनेशन सही रहेगा वो कितना रहेगा हमारा 220 का, यानी कि जो सेकंड कॉम्बिनेशन मतलब कि ए की आप 30 प्रोड्यूस करो और बी की यहाँ पर 5 प्रोड्यूस करो तो आपका यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट आएगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए। पहले क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट किया था, दूसरे में कंस्ट्रेंट की, तीसरे में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा वो हमने किया था। अब यहाँ पर हमने 3 कॉम्बिनेशन में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला कॉम्बिनेशन को भी फाइंड आउट करना सीख लेता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द ग्राफिकल एंड सिंप्लेक्स मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखो हमारे पास प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सारे मेथड, दो इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, ग्राफिकल एंड सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, जो ग्राफिकल मेथड होता है उसमें हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के जरिए जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ना ये विजुअलाइजेशन होता है, मतलब कि आपको विजुअली सारी चीजें जो है वो दिखाई जाती है ग्राफ्स के ऊपर। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप ग्राफ दिखा रहे हो तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, आप उसको एनालाइज कर पाते हो। ठीक है, और जो सिंपलेक्स मेथड होता है उसमें हम इक्वेशंस का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मतलब ग्राफ का यूज नहीं करते, अलजेब्रिक इक्वेशन का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर यूज करते हैं। तो इनके बीच का जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो ग्राफिकल मेथड होता है ना वो विजुअली इनिट्यूटिव होता है, बहुत ज्यादा हमें विजुअली हमें पता लगता है। और जो सिंपलेक्स मेथड है वो अलजेब्रिक ज्यादा होता है, वो अलजेब्रिक इक्वेशन का ज्यादा से ज्यादा जो है यूज करता है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन सी रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा कि जो ग्राफिकल मेथड है वो विजुअली इनिट्यूटिव है और सिंपलेक्स मेथड जो है वो मोर अलजेब्रिक है। ठीक है, तो इसने डिफरेंस पूछा था तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सर रहेगा। बाकी ऑप्शन देख लो यहाँ पर, ग्राफिकल मेथड इज फॉर लार्जर प्रॉब्लम, सिंपलिंग मेथड इज स्मॉल प्रॉब्लम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो प्रॉब्लम के लिए हम दोनों को यूज कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड कंटिन्यूस वेरिएबल पे अप्लाई होता है, सिंपलेक्स मेथड डिस्क्रीट वेरिएबल्स पे तो ऐसा नहीं होता। ग्राफिकल मेथड फास्टर है, मोर एक्यूरेट है, तो नहीं, तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, convert the constraint 4b plus 6 less than equal to 120 into standard LP। अब ये है क्या, पहले इसका देखो, जब हम सिंपलेक्स मेथड का यूज कर रहे होते हैं, जब हम सिंपलेक्स का यूज कर रहे होते हैं तो हमारी जो इक्वेशन होती है उसको हमें स्टैंडर्ड एलपी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। स्टैंडर्ड एलपी फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पर देखो हमारा जो साइन है वो क्या है, लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल टू। हमें क्या करना होता है, इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करना। एलपी स्टैंडर्ड एलपी फॉर्मेट का मतलब कि हमें इस इक्वेशन को सिंपल इक्वल टू के इक्वेशन में जो है वो कन्वर्ट करना। अब इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो इसके दो तरीके होते हैं। देखो, एक होता है हमारा यहाँ पर स्लैक वेरिएबल का यूज करना, ठीक है, और एक होता है हमारा सरप्लस वेरिएबल। इन दोनों का यूज करके हम इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड एलपी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। करते कैसे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल का यूज तब किया जाता है जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन, यानी कि हमारे यहाँ पर गिवन है 4b प्लस 6c लेस देन इक्वल टू 20, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है वो 120 से क्या है कम। पर हमें स्टैंडर्ड एलपी फॉर्मेट के लिए हमें क्या चाहिए कि जो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, वो यहाँ पर 120 के इक्वल हो। अब इसको 120 के इक्वल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक वैल्यू को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा वैल्यू को ऐड करना। जैसे एग्जांपल दूं मैं यहाँ पर 4 प्लस 2 4 प्लस 3 और यहाँ पर हमारा क्या है 8 लिखा, पर ये क्या है हमारा पहले ये वाला साइन है कि 4 प्लस 3 हमारा लेस देन होगा 8। तो हमें क्या करना है, इसके इक्वल करना है। तो हमें क्या करना है, 4 प्लस 3 यहाँ पर एक और वेरिएबल यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 8 के इक्वल हो जाएगा। सेम तरीका हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हमें यहाँ पर यहाँ क्या ऐड करना है, तो आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल चाहे x1 ऐड कर सकते हो या फिर आप इसको m1 लिख सकते हो। हमारी बुक में यहाँ पर m1 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर m1 जो है वो लिख सकते हो। जैसे आप लिख लोगे तो आपकी ये इक्वल टू वाली इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, देखो यहाँ पर लेस देन तो हमें स्लैक वेरिएबल का यूज करना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, 4b प्लस 6c प्लस 1m इज इक्वल टू 1, क्या है इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट, ये हमारे पर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार इसका भी करता है तो ठीक है, सिंपली क्या होता है कि यहाँ पर हमें जब इक्वेशन लेनी होती है तो हमें वन यहाँ पर लेना पड़ता है, ठीक है, वन स्पेसिफाई करना पड़ता है
तो हमारा जो करेक्ट रहेगा वो ये वाला ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा कन्वर्ट द कंस्ट्रेंट 4b प्लस 6c ग्रेटर देन इक्वल टू 120 इनटू स्टैंडर्ड एलपी फॉर्म इंक्लूडिंग द सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को भी हमें स्टैंडर्ड एलपी फॉर्म वो कन्वर्ट करना है, पर चेंज क्या है, यहाँ हमारा जो ये साइन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ठीक है, तो हमें पहला स्टेप तो सेम रहेगा कि हमें इसे 4b प्लस 6c को इक्वल टू 120 करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें ऐड करना है या फिर माइनस। सिंपली देख, ये वाला हिस्सा क्या है, बड़ा, और ये वाला हिस्सा क्या है, तो अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है, जैसे यहाँ पर 8 प्लस 4 इक्वल टू हमारा कितना होता है 12, पर मान के चलो यहाँ पर 11 लिख, तो ये वाला हिस्सा बड़ा है तो मुझे इसके इक्वल करना है, तो मैं क्या करूंगा 8 प्लस 4 एक एलिमेंट को माइनस कर दूंगा, तो हमारा 11 जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें माइनस। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा सर, यानी कि जब भी आपके पास ग्रेटर देन का साइन है तो आप सरप्लस वेरिएबल का यूज करोगे और माइनस करोगे। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 4b प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल। ठीक है, ये वाला हमारा क्या होगा इक्वेशन, यहाँ पर जो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से जब सिंपलेस्ट मेथड का आप यूज करते हो तो आप आसानी से स्टैंडर्ड एलपी फॉर्मेट में कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं। बस आपको इस साइन का ध्यान रखना है और जो वेरिएबल्स है स्लैक और सरप्लस वेरिएबल उसका भी आपको ध्यान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, which of the following represent the objective function z in standard LP form for the information objective function maximize is z is equal to 2b plus 4b plus 6 less than equal to 120 और 2b plus 6 less than equal to। ठीक है, ये हमारे पास क्या है इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके बेस पर हमें एक ऐसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है जो कि स्टैंडर्ड एल, तो हमने इन कंस्ट्रेंट को स्टैंडर्ड एलपी फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने यही तो किया कि ये जो साइन है इसको हटा के हमने इक्वल टू में यहाँ पर कन्वर्ट जो है वो कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि स्टैंडर्ड एलपी हो वो हमें कैलकुलेट करना सीखना है। ये कैसे होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको स्टैंडर्ड एलपी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो ये कैसे होगा, तो लेस देन इक्वल टू है यानी कि ऐड होगा, हमारा स्लैक वेरिएबल यूज होगा। तो पहली इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो ये क्या है 4b प्लस 6c प्लस 1 क्या होगा प्लस 1 इक्वल टू हमारा 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी यहाँ पर 2b प्लस 6c प्लस। अब क्वेश्चन उठता है क्या यहाँ पर मैं 1m ले लूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो 1m एक बार ही ले चुके हो और एक वेरिएबल को हम एक ही बार ले सकते हैं, दो बार ही नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 क्या आ जाएगा 1n। ठीक है, और इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 7। ऐसे अगर थर्ड इक्वेशन भी होती तो आप वहां पर n के बाद p लेते, ना कि दोबारा से n लेते। ना ही आप 2 1 ले सकते हो, ना ही आप 3 1 ले सकते हो, कुछ नहीं ले सकते। सिंपली अगर आपको स्लैक वेरिएबल यूज करना है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो 1m, उसके बाद आपको नेक्स्ट 1n, और उसके बाद फिर से अगर आपको यूज करना पड़ रहा है तो वहां पर 1p हो जाए। ठीक है, ऐसा मत करने लग जाना कि 1 2 3 4 करने लग जाओ तो और सारे में m यूज कर लो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वेरिएबल जो है वो डिफरेंट होगा। देखो इक्वेशन के अंदर हमारा m भी आ चुका है, भी आ चुका है और p भी आ, ठीक है, इस इक्वेशन में तो नहीं है तो इससे तो अभी इग्नोर करो। ये दो एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा, पर पहले वाले जो ऑब्जेक्टिव ये एलिमेंट्स नहीं थे वो हमें ऐड करने हैं। ठीक है, यानी कि z इज इक्वल टू 2b प्लस 4c। अगर हम इसको स्टैंडर्ड एलपी फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो इसके अंदर हमें इन दो एलिमेंट को प्लस। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या मैं 1m और 1 ऐसे ही इसको यहाँ पर प्लस कर दूं या इसको ऐसे 1m लिख दूं एन 1n ऐसे लिख दूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा करोगे ना तो इसका जो रिजल्ट होगा वो डिफर कर, इसका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड एलपी फॉर्म में तो कंडीशन ये होती है कि उसकी जो फाइनल रिजल्ट है उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं 0m 0n ऐसे करके यूज कर लेते हैं, यानी कि जो भी एलिमेंट हमने यूज किए होते हैं वहां पर हम इसको ऐड तो करते हैं पर इसका इंपैक्ट जीरो ही रखते हैं, इनको जीरो ही शो कर देते हैं ताकि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट सके। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इन लीनियर प्रोग्राम स्लैक वेरिएबल्स आर एडेड और सरप्लस वेरिएबल्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिसीव अ कोएफिशिएंट एंड डू नॉट इन्फ्लुएंस द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज तो हम स्लैक वेरिएबल्स को या तो ऐड करते हैं या फिर सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव में ताकि कोएफिशिएंट रिसीव किया जा सके, ताकि हमारे जो फाइनल रिजल्ट है उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो कौन सा कोएफिशिएंट, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑपोजिट। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बनाना होता है तो हमें उन वेरिएबल को ऐड या फिर माइनस करना पड़ता है। देखो वो स्लैक वेरिएबल था तो मैंने जेड में उसे प्लस किया था, अगर वो प्लस वेरिएबल होता तो उसको मैं माइनस कर देता, पर माइनस हमेशा प्लस और माइनस हमें जीरो की फॉर्म में ही करना है, 0n प्लस 0m। ठीक है, ताकि जो फाइनल रिजल्ट है उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट ना पड़े। तो वो जो कॉफिशिएंट है जो माइनस प्लस किया जाता है
वो हमारा 0 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू सेट ऑफ स्मॉलर प्रोग्राम देन रिसेंबलिंग द रिजल्ट। ठीक है, यानी कि एक ऐसी प्रोग्राम जिसके अंदर हम प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है उसको रिसेंबल करके फाइनल रिजल्ट ले लेते हैं। जैसे अगर मान के चलो ये एक प्रॉब्लम है, तो हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को यहाँ पर 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हर एक प्रॉब्लम को हमने सेपरेटली सॉल्व किया और जो भी रिजल्ट आया, ठीक है, उसको लास्ट में कंबाइन करके रिसेंबल करके एक फाइनल रिजल्ट जो है वो बना लिया। तो ये किस तरह की है? पहला ऑप्शन कह रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग है, दूसरा कह रहा है कर्विलिनियर प्रोग्रामिंग है, तीसरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग, चौथा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो आंसर करेगा यहाँ पर डायनामिक प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैज सेवरल प्लांट्स इन डिफरेंट सिटीज एंड सर्व्स कस्टमर इन वेरियस अदर सिटीज। ठीक है, तो एक कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि यहाँ पर मल्टीपल सिटीज में काम कर रही है और वो मल्टीपल सिटीज के जो लोग हैं उनको अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर। इट वांट्स टू नो द बेस्ट वे टू शेड्यूल शिपमेंट फ्रॉम वेरियस प्लांट टू वेरियस कस्टमर, हैज बीन एडवाइज्ड द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग लीनियर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ये एक ऐसा शेड्यूल बनाना चाहती है अपनी शिपमेंट का ताकि उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आ सके और वो कम कॉस्ट पे कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर भी कर। ठीक है, अब इसको किसने एडवाइस दे दी कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो बेस्ट मेथड है, आप इसका यूज करके वे फाइंड आउट कर सकते। तो इसने यहाँ पर इस मेथड को यूज किया। तो हमें पता करना है कि जब हम ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को मिनिमाइज करें, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट क्या, यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है हमारा ए प्लस, ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉफिशिएंट होते हैं। तो ये क्या हो, पहला यूसेज रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आपकी जो यूसेज रेट ट्रांस फैसिलिटी वो होंगी, या फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसपोर्टेशन, या फिर टाइम एस्टिमेट फॉर क्रिटिकल पाथ, यानी कि टाइम कितना लगता है। तो ऑप्शन सी हमारा शिपिंग कॉस्ट, यानी कि आपको प्रोडक्ट को शिप करने में कितनी कॉस्ट आती है वो आपका कॉफिशिएंट होगा। जैसे अगर ए और बी प्रोडक्ट है तो इनको शिप करने में क्या कॉस्ट आपकी आती है वो आपका यहाँ परसेंट होगा। जैसे ए पर अगर 10 रुपए कॉस्ट आती है, इस पे 20 रुपए आती है, तो हमारा 10A प्लस 20B करेक्ट आंसर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो ओवर, हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, वो कैसे, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या, स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, से बनाया जाता। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार चैट बॉक्स से मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन होते हैं, इसी के साथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करके ये जो हमारी लाइव्स होते हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाए। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है तो फटाफट कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो ये बने, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक आईएलटीएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप, यहाँ पे आप कोड ईजी, फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, कोर्सेज में एनरोल कर। और अगर आप अभी हमारे एनरोल ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है, आप फटाफट से उसका यूज कर एनरोल। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम से रिलेटेड क्लास की इंपॉर्टेंट अपडेट वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप मैसेज कर सकते हो, फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिले। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ, ताकि सेशन फिर। सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।